हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 का एसएसटी का पीरियोडिक टेस्ट 1 का पेपर, जो कि जस्ट आपका अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो गया। ये आपका केंद्रीय विद्यालय का पेपर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपको इसमें 40 था और टाइम दिया गया था 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा। तो फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस जो है आपका एमसीक्यू है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, एक आपका मैप दिया गया था, ये आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से है। ऑब्जर्व द गिवन मैप ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, आंसर द क्वेश्चंस 1, 2, 3। इनमें 3 क्वेश्चंस ये मैप दिया गया है और इसके बेसिस पर आपका 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनका आंसर आपको देना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अरब जियोग्राफर हैज़ प्रिपेयर्ड द गिवन मैप ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये पहला मैप है, आपका मैप 1 है जो हिस्ट्री का था, तो इसको बनाया था अल इद्रिसी ने। तो यहाँ पे आपका सही टिक मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद अ पर्सन हु मेक्स मैप, जो एक इंसान जो कि मैप्स ड्रॉ करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। प्लेसेस नेम्स एज मेंशन इन द गिवन मैप आर, ये जो मैप दिया गया था इसमें आपका बुक में दिया गया, इसमें जो प्लेसेस के नेम्स है ना, वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो अरबिक में लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका फिर से और एक पिक्चर दिया गया है। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ नंबर 4 एंड 5। आपको यहाँ से आंसर देने हैं। देखो, ये जो पिक्चर दिया गया है, आइडेंटिफाई एंड नेम द लेडी शोन इन द गिवन पिक्चर। इसमें जो लेडी है उनका नाम क्या है, तो ये थी रोज़ा पार्क्स। ठीक है, जिन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए अपना आवाज़ उठाया था, तो ये इसका आंसर हो गया रोज़ा पार्क्स। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन मूवमेंट्स प्रोहिबिट्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इज आल्सो एसोसिएटेड विद द लेडी शोन इन द पिक्चर। तो इनमें से कौन सा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, ठीक है, मतलब डिनाई करता है, तो ये हो गया आपका सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये पिक्चर बेस नहीं है मतलब, मगर ये भी एमसीक्यू ही है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द मिड डे मील स्कीम। तो सबसे पहले मिड डे मील स्कीम कौन सा स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्री-पार्टी स्ट्रगल, में कौन सा पार्टी इन्वॉल्व नहीं था, तो ये होगा चोला। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, कौन सा नहीं है, देखो डेजर्ट, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड ये सब नेचुरली अकरिंग है। एक्वेरियम तो मैन मेड होता है, इसलिए एक्वेरियम हो जाएगा। विच रॉक इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा, से कौन सा रॉक बना हुआ होता है, तो ये हो गया इग्निशियस। ठीक है, इग्नियस रॉक। सेक्शन सी जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसका मैंने पीडीएफ में आंसर सारा नीचे दिया गया। ये एमसीक्यू जहाँ तक था मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, आप लोग एक एक करके पीडीएफ नीचे फॉलो कर सकते हो। तो चलो नीचे में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से नीचे में सॉल्व किया हुआ है सारा। देखो यहाँ से, हु वॉज कंसिडर्ड एज फॉरेनर इन द पास्ट। पास्ट के समय में फॉरेनर किसको बताया जाता था कि कौन फॉरेनर है। देखो, एनी स्ट्रेंजर हु डिड नॉट बिलोंग टू अ सर्टेन सोसाइटी और कल्चर, कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी किसी सोसाइटी को, मतलब सपोज वो सोसाइटी में वो नहीं रहता है, वो सोसाइटी का मेंबर नहीं है या फिर उस कल्चर का मेंबर नहीं है, तो उसको उस गांव वाले लोग उसको फॉरेनर कहते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ फॉरेस्ट ड्वेलर वाज अ फॉरेनर फॉर अ सिटी ड्वेलर। सपोज कोई गांव का रहने वाला अगर शहर में रहने वाले के पास जाए, तो शहर वालों के लिए वो गांव वाला इंसान जो है ना, वो एक फॉरेनर कहलाएगा। सेम उल्टा उसी तरह से होगा, अगर एक गांव में एक शहर का रहने वाला इंसान जाएगा, तो वो गांव वालों के लिए वो शहर वाला इंसान फॉरेनर कहलाएगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे कंट्री से ही आए, मगर आजकल के समय में फॉरेनर का मतलब क्या होता है, दूसरे कंट्री से आना, मगर पहले के समय में ऐसा नहीं था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। बट द टू पीपल बिलोंगिंग टू द सेम विलेज, मान लो 2 लोग हैं, वो लोग सेम ही विलेज में रहते हैं। ठीक है, और उनका जो रिलीजियस और कास्ट दोनों अलग अलग है, मगर वो लोग एक ही गांव में रहते हैं, तो वो लोग एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है। इतना पार्ट भी आपको एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल, मेंशन एनी 3 ऑफ देम। तो आपको पूछा है कि गवर्नमेंट ने किस हेल्थ केयर के लिए, लोगों के हेल्थ केयर के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, और उनमें से 3 स्टेप्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स, ये तो आप क्वेश्चन से देख के लिखना। पहला स्टेप देखो, गवर्नमेंट कैन सेट अप न्यू हॉस्पिटल्स एंड अपॉइंट डॉक्टर्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स, नए नए हॉस्पिटल को बना सकते हैं और डॉक्टर्स को वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं, स्पेशली कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में, गाँव में। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी
पॉइंट नंबर बी आपका, गवर्नमेंट कैन स्प्रेड अवेयरनेस, गवर्नमेंट जो है ना लोगों में जागरूकता फैला सकती है, किसके लिए, अमॉन्ग द डिफरेंट वेज लाइक सेमिनार्स वर्कशॉप, हेल्थ केयर के लिए सेमिनार्स वर्कशॉप ये सब कर सकते हैं जिससे लोगों में अपने हेल्थ के प्रति वो लोग जागरूक हो सके। नंबर सी पॉइंट देखो, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड मेडिसिन एट लो प्राइस, और गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, वो मेडिसिन को कम दामों में लोगों को बेच सकती है। ठीक है, इस तरह से ये 3 पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 12, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पॉर्टेंट। तो हमारा जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि सारे लोगों को राइट्स है क्या करने का, वोट देने का। ठीक है, तो ये क्यों एक ज़रूरी होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे लोगों का वोट देना क्यों ज़रूरी होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो आंसर, इन अ डेमोक्रेसी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, क्योंकि जब सबको वोट देने का अधिकार मिलता है तो सबको इक्वली देखा जा रहा है कि नहीं। It states that every adult in a country, irrespective of caste, religion, race, sex, wealth, etc., has the right to vote. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या कहता है कि किसी भी कंट्री का कोई भी एडल्ट जो कि 18 प्लस है, 18 ईयर्स के अबोव है, इरेस्पेक्टिव ऑफ, चाहे उनका कास्ट जो भी हो, रिलीजन जो भी हो, उनका रेस जो भी हो, वो चाहे मेल फीमेल हो, है ना, उनके पास वो पुअर हो वेल्दी हो, वो कोई मैटर नहीं करता, सबको राइट है जाके वोट देने का। ठीक है, तो इसीलिए तभी तो एक अच्छा मिनिस्टर चूज़ किया जा सकता है। तो इसीलिए एक डेमोक्रेसी में ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल, राष्ट्रकूटास किस तरह से पावरफुल हो गए थे। देखो, राष्ट्रकूटास जो थे ना वो वेयर सबऑर्डिनेट टू चालुक्यास ऑफ कर्नाटका इनिशियली। वैसे तो राष्ट्रकूटास लोग चालुक्यास के अंडर के नीचे काम किया करते थे। ठीक है, कर्नाटका में। ठीक है, दंडी तुर्गा नाम का एक राष्ट्रकूटा चीफ था जो कि ही ओवरथ्रू हिज ओवरलॉर्ड चालुक्यास, जिन्होंने चालुक्यास को हरा दिया। एंड ही परफॉर्म्ड, उसने एक हिरण्यगर्भ नाम का एक रिचुअल परफॉर्म किया था जिसके कारण ये माना जाता था कि इट लेड टू द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफायर एज अ क्षत्रिय। तो इसमें मतलब जिसका सेक्रीफाइस दिया जा रहा था ना, वो लोग मानते थे कि जब उसका पुनर्जन्म होगा ना तो वो एक क्षत्रिय में जन्म लेगा। तो इस तरह से राष्ट्रकूटास धीरे धीरे पावरफुल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आपको 80 to 100 वर्ड्स में लिखने होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल, ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ अ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का मतलब क्या होता है, और ये रॉक्स आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि किस तरह से एक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरह से बनते हैं, मेटाफॉर्मिक रॉक्स किस तरह से बनते हैं, उसी को आपको अच्छे से डायग्राम में करके दिखाना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल, इसमें 1 मार्क्स था, इसको छोटा आंसर लिखने से होगा। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब रॉक ट्रांसफ़र कर जाता है उसी को रॉक साइकिल कहते हैं। और ये इमेज आपका जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है ये आपका बुक में है। अगर आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप लोग बुक से इसको अच्छे से नोट ड्रॉ कर ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे जितना भी दिख रहा है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, मैग्मा से जो ठंडा होता है तो इग्निस से रॉक बन जाता है, उसके बाद ये स्मॉल सेडिमेंट्स में बदल जाता है। अंडर प्रेशर ये सेडिमेंट्स रॉक्स फिर सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाते हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक मोर अंडर हीट एंड प्रेशर में वो मेटाफॉर्मिक रॉक में बदल जाते हैं, फिर एट लास्ट फिर से ये मैग्मा में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये ड्राइंग में आपका 4 मार्क्स मिलेगा, इसलिए अच्छे से ये ड्रॉ लर्न करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। इस सेंटेंस से आप क्या समझते हो, ये पूछा गया है। व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, और आप क्या समझते हो कि डेमोक्रेसी में सबको इक्वल होना लॉ के अंदर में ये क्यों ज़रूरी है। देखो, द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, इसका मतलब होता है मीन्स डैट एवरीवन विल बी गिवन जस्टिस, की मतलब सबको जस्टिस मिलेगा, है ना, सबको न्याय मिलेगा बिफोर द लॉ, कानून के सामने, बाय ट्रीटिंग देम इक्वल, कानून के सामने लॉ के नज़र में सभी लोग, चाहे वो वेल्दी हो पुअर हो, हाँ, वो किसी भी रेस के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, सबको वहाँ पे सभी को लॉ के अंडर में मतलब इक्वली ट्रीट किया जाएगा। फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू द कॉमन पीपल ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। तो लॉ के सामने, कानून के सामने हमारा कंट्री का जो प्रेसिडेंट है और नॉर्मल पीपल है वो सारे बराबर है। ठीक है, चाहे वो हमारा कंट्री का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा है ये क्यों ज़रूरी क्यों होता है।
देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी बिकॉज इक्वालिटी इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जो इक्वालिटी होता है ना, यही तो मेन पार्ट होता है डेमोक्रेसी का। इफ़ एवरी पर्सन इज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर कास्ट, रिलीजन, सेक्स, अगर मान लो कि हर लोगों में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ना, कि कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, उसका रेस, सेक्स को लेके, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, तो क्या होगा, तो डेमोक्रेसी है ना वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उस देश को हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं। तो आपका लास्ट सेक्शन आ गया, यह सेक्शन ई है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, एक आपका मैप दिया गया, आपका पॉलिटिकल मैप स्कूल में दिया जाएगा, उसमें आपको लोकेट करना है थंजावुर, कन्नौज और मदुरई। ठीक है, तो सबसे पहले थंजावुर दिया हुआ है। थंजावुर कहाँ होता है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। देखो नीचे ये पार्ट होता है ना साउथ इंडिया का, ये पार्ट है ना साउथ इंडिया का, ये पार्ट ऐसे बल्जिंग है, निकला हुआ है। तो ये पार्ट जो है ना, यहाँ पे आपका थंजावुर है। ठीक है, ठीक इसी पार्ट के साइड में यहाँ पे थंजावुर है। और ठीक ये नीचे वाला पार्ट जो निकला हुआ है, ये पार्ट यहाँ पे आपका मदुरई है, ये थंजावुर है। ठीक है, और ये वाला ये नीचे वाला पार्ट मदुरई है। और कन्नौज कहाँ पे आ जाएगा, कन्नौज आएगा आपका ऊपर, देखो नेपाल के जस्ट नीचे, यहाँ पे ये जो डॉट दिखाया ना, यहाँ पे आपका कन्नौज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका मैप वर्क हर एग्ज़ाम में आता है, आप लोग अच्छे से मैप वर्क देख लिया करना, इसमें ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सेक्शन एफ जी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसमें आपका इमेज दिया रहेगा। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ये डायग्राम आपका ज्योग्राफी बुक का ही है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वन वर्ड आंसर में आपको लिखना है। विच डोमेन ऑफ द अर्थ सपोर्ट्स लाइफ, हमारा अर्थ का कौन सा जो डोमेन है, कौन सा पार्ट है जिसमें लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करता है, तो ये हो गया आपका बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, जो हमारा अर्थ का ऊपर जो सॉलिड क्रस्ट होता है ना, उसको ही लिथोस्फीयर कहते हैं। लिखेंगे कैसे, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर। टॉप लेयर ऑफ द अर्थ जो होता है ना, वही लिथोस्फीयर होता है, जहाँ पे प्लांट्स ये सब उगते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स और मिनरल्स से बने होते हैं। इट इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, से ये कवर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, विच डोमेन ऑफ द अर्थ कंप्राइजेस, और कौन सा डोमेन हमारा अर्थ में सी है, ओशियन है और रिवर है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर। ये आपका इमेज में दिया ही हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका पेपर का, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये डायग्राम, ये आपका पिक्चर कहाँ, ये हिस्ट्री बुक से दिया गया है, चैप्टर 2। ऑब्जर्व द चोला टेम्पल गिवन इन द पिक्चर, वेयर इज़ द टेम्पल लोकेटेड। तो ये चोलास का बनाया गया टेम्पल है, तो ये कहाँ पे है, टेम्पल कहाँ पे, ये आपको पूछा गया है, तो ये होगा गायकोंडा चोलापुरम में है। ठीक है, स्पेलिंग अच्छे से लर्न करना है, गायकोंडा चोलापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी टू एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल, से मतलब जुड़े हुए दो एक्टिविटीज़ आपको लिखने हैं। पहला हो गया द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव क्राफ्ट एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल्स। तो चोला टेम्पल्स में क्या किया जाता था, वहाँ पे ब्रॉन्ज इमेजेस बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे। और दूसरा, अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू चोला टेम्पल वेयर गार्लैंड मेकर्स, फूल के माला बनाते थे, म्यूजिशियंस थे, म्यूज़िक बजाते थे, डांसर्स थे, स्वीपर्स थे, कुक्स थे, ये सारे काम भी वहाँ पे किए जाते थे। हो गया, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना किस चैप्टर पे और वीडियो बनाना है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स मैं यहाँ पे इस मेरे चैनल पे मैं डालती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।